हेलो एवरीवन, सोशल सफ़ेयर बाय वनीता पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मस्त होंगे और एजुकेशन कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार था, दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऊपर आपके जो हेडिंग है वही बोल रही है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो मतलब क्या आर्मी बना सकती है किसी देश को? जी हाँ, यस, इसका बिग आंसर होने वाला है यस। और ये पॉसिबल किस केस में हुआ है? ये जर्मनी के केस में पॉसिबल हुआ है। देखो, अगर जर्मनी की यूनिफिकेशन समझनी है और हम सिर्फ बुक पे चलें तो उतनी आसानी से और उतने अच्छे से आप यूनिफिकेशन समझ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं समझाया गया। बस एक इवेंट हुआ और यूनिफिकेशन हो गई, दैट्स इट। बट अगर हमें यूनिफिकेशन अच्छे से समझनी है तो हमें थोड़ा बेस पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसे आपकी बुक में जो यूनिफिकेशन के लिए बोला गया है वो बोला गया है 1848। रिमेंबर, फ्रांस में भी यही शुरू हुआ था इन 1848। और हमने उस टाइम जब अपना लेक्चर ख़त्म किया था तो हमने ये बात की थी कि जब मेटरनिक जो है उसने कहा था व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप गॉट कोल्ड। तो ये हाँ जी, तो उसी कोल्ड का असर है फ्रांस का कि उसके वहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसका असर यूरोप पे शुरू हो गया। तो छोटी छोटी एसोसिएशंस जो हैं वो बनना शुरू हो गई। किसके लिए? ताकि इंस्टॉल कर सके डेमोक्रेसी को। और अगर जब वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट कि राजा को रिमूव करो और बॉडी कैसी होगी? इलेक्टेड पीपल जो हैं रूल द कंट्री। अब ये वाली आवाज़ें जो हैं शुरू हो गई। क्लियर? तो ये इफ़ेक्ट कहाँ से आया? ये इफ़ेक्ट आया फ्रॉम द फ्रांस ओनली। और जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वो धीरे धीरे मोबिलाइज होने शुरू हुए, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गए। बाय हुम? बाय द कंजर्वेटिव्स, ताकि वो बता सकें कि स्टेट पावर को प्रमोट कर सकें और अचीव कर सके पॉलिटिकल डोमिनेशन। पॉलिटिकल डोमिनेशन का मतलब है कि रूल करने का हक। तो क्योंकि आपको इस तरह से जर्मनी की यूनिफिकेशन समझ नहीं आ सकती, तो आप मेरी स्लाइड पे देख के कुछ पॉइंट्स को समझ गए होंगे कि इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम नेपोली कोड की बात करते हैं तो जो नेपोलियन है उसने 1804 से लेके 1815, जब तक कि वो वाटरलू में हार नहीं गए थे, उन्होंने क्या किया? अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी शुरू की, जिसके अंडर ही स्टार्टेड विद वॉर्स। वॉर कहाँ पे शुरू हुई? यूरोप में। उन्होंने क्यों यूरोप में वॉर शुरू की? क्योंकि उनको क्या करना था? एक्सपेंशन। तो जब ये एक्सपेंशन का प्रोसेस चला तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उस टाइम के किस एरिया को जो है ऑक्यूपाई किया, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ जर्मनी। तो क्योंकि इनका असर सबसे ज़्यादा जर्मनी पे दिखा। अब जर्मनी पे इनका असर क्यों दिखा? अब जर्मनी में उस टाइम कितनी स्टेट्स थी? अप्रॉक्सीमेटली 39 स्टेट्स थी। ठीक है, जो छोटे छोटे, जिनको जो किंगडम्स को चला रहा था कोई प्रिंस या कोई राजा, ऐसे चला रहे थे। मतलब वो पूरी छोटी छोटी स्टेट्स थी, लेकिन उनको कंबाइन करके बाद में जर्मनी बनाया गया। तो जब नेपोलियन निकले, इन्होंने इन 39 स्टेट्स को जोड़ के क्या बनाया? एक तरह से आप समझ लो कि इसको उन्होंने जर्मन पार्लियामेंट बनाया। ठीक है, तो अब जब पार्लियामेंट बना तो ये सारी की सारी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वहाँ पे बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेंगे। ये काम किसने किया? नेपोलियन ने। तो इनका जो एक्सपेंशन था वो ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा था, जो था ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया। तो उसी के लिए इन सब ने मिलके जो है वो अब कलेक्टिव 3 बनाया और किसको हरा दिया? नेपोलियन को इन वाटरलू। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? वियना ट्रीटी की, है ना, यही पढ़ा हमने। वियना ट्रीटी को किसने किया? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे उस टाइम मिनिस्टर थे मेटरनिक, उन्होंने इसको होस्ट किया। जब ऑस्ट्रिया ने इसको होस्ट किया तो उसके बीच में जो ऑस्ट्रिया है वो बेसिकली प्रूशिया या यूरोप के काफ़ी एरियाज़ को जो है लीड करने लग गया। तो लीड करने से क्या हुआ? ये अपने आप को हेड समझने लगा। अब जब
ऑस्ट्रिया अपने आप को हेड समझने लगा, तो इसके मन में आया कि जो ये आपका जर्मनी का भी पार्ट है सारा का सारा, ये इसी के ही कंट्रोल में रहेगा, तो ये ही इसका राजा बनेगा। मतलब ये यूनिफिकेशन के टाइम में ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि वो इसका किंग बने और यूनिफाई हो तो उसके अंडर हो। और यूनिफिकेशन का जो सीड था वो ऑलरेडी सो हो चुका था, क्योंकि जब नेपोलियन ने इन 39 स्टेट्स को एक करके जर्मन पार्लियामेंट बनाया तो वहीं से ही इनका जो है सीड सो हो गया था। एक नेशनलिस्ट फीलिंग तो इनके अंदर आ गई थी कि हम सब एक हैं। बट अब एक को कंट्रोल कौन करेगा? क्या प्रूशिया कंट्रोल करेगा या ऑस्ट्रिया कंट्रोल करेगा? अब लड़ाई होनी शुरू हुई थी इस बात पे। क्लियर जी एवरीवन? तो यहाँ से आगे जो है वो शुरू हो गया सिस्टम इनके जर्मनी बनाने का। तो अगर हम अब आपकी बुक के हिसाब से चलते हैं तो आपकी बुक क्या कहती है कि इन्होंने जर्मनी और इटली ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कि हमें एक यूनिफाइड स्टेट बनना है। याद रखिए ये ऑल ऑफ सडन इनके अंदर नहीं आए हैं इमोशंस, ये नेपोलियन के कारण आए थे। और ये माना भी जाता है हिस्ट्री में कि जो नेपोलियन है उसी ने ही 39 स्टेट्स को जो है यूनिफाई किया था, और स्टार्ट या बिगनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तभी हो गई थी, क्योंकि वियना ट्रीटी में सबको कुछ ना कुछ तोड़ दिया गया था, इसको उधर कर दिया गया था, उसको उधर कर दिया गया था, पर किसको हाथ नहीं लगाया गया था? इन 39 जर्मन स्टेट्स को। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है बात का। अब जर्मनी में फ्रांस की जब यूनिफिकेशन की बात शुरू हुई उसके बाद जर्मनी वालों ने क्या कहा, हमें एक जर्मन कन्फेडरेशन बनानी चाहिए। और वो क्या चाहते हैं? एक नेशन बनाना, यानी एक कंट्री बनाना। और ये कब से शुरू हुआ इनका? मेजरली जो ज़्यादा बूस्ट आया इस डिमांड को, जैसे कि भारत में आया था 1857 के बाद हमें पता लगा था कि ज़्यादा हमने हाँ आज़ादी लेनी है, जब मंगल पांडे ने शोर मचाया था, है ना। तो इस तरह से 1848 में इन लोगों को ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। और इस टाइम तक कौन बोल रहा था? वही मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कौन है? वो मर्चेंट्स या एजुकेटेड क्लास जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही थी। पर इनकी डिमांड क्या थी कि डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करना है। वो कैसे पॉसिबल है कि जब हम पार्लियामेंट को इलेक्टेड बनाएंगे, यानी कि इलेक्टेड लोगों की पार्लियामेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस टाइम कौन इनको रूल कर रहा था? प्रूशिया में दैट इज विलियम IV। इस टाइम तक कौन रूल कर रहा था? किंग विलियम IV। अब किंग विलियम IV जो था, डेफिनेटली अब अगर लोगों के अंदर फीलिंग आ गई है कि हमें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, तो उसका मेन मोटिव क्या होने वाला है? टू लिमिट कर दो किसको? किंग की पावर को या किंग को। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थर्डली आपकी आ रही थी कि मोनार्की जो है, कंबाइंड फोर्स मोनार्की एंड द मिलिट्री, इन लोगों को, ये इनकी बात याद रखना, अब आगे हम बार बार इनकी बात करने वाले हैं। जो रिवॉल्ट इनके अगेंस्ट शुरू हुआ कि हमें तो बनाना है, वो किसने सप्रेस कर दिया? मोनार्की ने और मिलिट्री ने, ठीक है। और लैंड ऑनर्स को यहाँ पे जंकर्स कहा गया है, जो कि इस मुहिम में शामिल थे। अब अगर ये इस मुहिम में शामिल थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिससेटिस्फाई है कई सारी बातों से। ऐसे हालात देखते हुए जर्मन यूनिफिकेशन के लिए एक नेशनल मूवमेंट जो है वो जर्मनी में लॉन्च हो गई। लेकिन किंग को तो टेंशन पड़ गई कि भाई यहाँ पे तो मेरी जो अथॉरिटी है वो तो जाने वाली है, पर ऐसा कैसे? तो मैं अपनी अथॉरिटी को कैसे सेव करूँ? उसको सेव करने के लिए उसको एक मसीहा मिला। और मसीहा कौन था? उसका चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अब जो ऑटोवन बिस्मार्क थे, ये अभी नहीं आए, ये पहले से थे। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, एक डिप्लोमैट थे, इन्होंने बहुत कुछ लीड भी किया। लेकिन ये भी चाहते थे कि जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो, पर ये साथ साथ कंजर्वेटिव भी थे। मतलब ये राजा को रिमूव करना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे रूल तो राजा ही करे पर जर्मनी यूनिफाई हो जाए। लेकिन अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ऑस्ट्रिया भी चाहता था लीड करना, तो ये आपका एक पॉइंट बन सकता है यहाँ पे कि लीड करने के लिए यहाँ पे डिसाइड किया कि कौन लीड करेगा यूनिफिकेशन की मूवमेंट को? प्रूशिया। यानी कि अब प्रूशिया के दिमाग में आ गया यूनिफिकेशन तो होगा, लेकिन लीड कौन करेगा? प्रूशिया।
ना कि ऑस्ट्रिया। और ये देखते हुए जो किंग विलियम फोर्थ हैं, उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? उन्होंने अपॉइंट किया था ऑटोवन बिस्मार्क को। तो हम ये मानते हैं कि बिस्मार्क जो थे वो बेसिकली आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने कि इसको बनाया, जिन्होंने पुरशिया को जर्मनी में कन्वर्ट किया। पर किसकी हेल्प से? आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से। पर अब यहाँ पे बेसिकली ऑटोवन की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी, इनकी उस पॉलिसी को ही इन्होंने फॉलो करते हुए बनाया। और पॉलिसी क्या थी? ब्लड एंड आयरन। अब जब हम ब्लड एंड आयरन की बात करते हैं, ब्लड वर्क करता था कंट्री को सेव करने के लिए एक्सटर्नली। आयरन था, इसने कैसे काम करना था? इसने काम करना था इंटरनली। तो ब्लड तो बहेगा तभी देश एक होगा। तो अब ब्लड जब एक्सटर्नली बहेगा तो वो किसके साथ, किसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? यहाँ पे फिर से आर्मी को या मिलिट्री को। तो इनका ये मानना था कि जब तक मिलिट्री को आप हाई टेक नहीं कर देते, वो आप किसी तरह से भी एक कंट्री को आज़ाद नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंट्री को हाईटेक करो। तो इसी चक्कर में इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और स्ट्रॉन्ग करने के अलावा इन्होंने अपनी कंट्री में भी ऐसे मेजर्स यूज़ किए कि राजा जो है उसकी इम्पोर्टेंस कभी कम ना हो। और ये जो ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं ना कि हमको आज़ादी चाहिए, हमको अपना पार्लियामेंट बनाना है, इनको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। वरना ये जो लिबरल्स आ रहे हैं ये कभी भी आके कंजर्वेटिव्स को हटा देंगे, राजा को हटा देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ऑटोवन बिस्मार्क ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन अब उसके लिए प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए नीचे वाली लाइन में यहाँ लिखा है ओवर 3 years इन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? 7। किस किस के साथ लड़ी? पहली डेनमार्क के साथ, दूसरी ऑस्ट्रिया के साथ और थर्ड वन विद फ्रांस। तो अब ये ऑटोवन जानते थे कि इतना आसान नहीं है कि जर्मनी को हम अपने कंट्रोल में लेके, क्योंकि पुरशिया और ऑस्ट्रिया दोनों लड़ रहे थे कि कौन जो है वो जर्मनी को कंट्रोल करेगा। ऑटोवन कहाँ है? पुरशिया में। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग ही जो हैं वो लीड करेंगे पुरशिया का यूनिफिकेशन और पुरशिया को एक कंट्री बनाने के लिए। तो अब हुआ क्या कि डेनमार्क जो है उसको वियना की ट्रीटी के टाइम पे पुरशिया के कुछ पार्ट्स दे दिए थे लुक आफ्टर करने के लिए। अब डेनमार्क के मन में आ गया किसी तरह से एक ग्रीड, लालच आ गया। उसने कहा यार मैं इनकी देखभाल तो कर ही रहा हूँ एरियाज की, तो क्यों ना मैं इन एरियाज को अपने साथ मिला लूँ। जब उसने अपने साथ मिलाने की कोशिश की, उतनी देर में ऑटोवन बिस्मार्क जो है उनको गुस्सा आ गया। और वो तो वैसे ही मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर कोई कर सकता था तो वो कर सकती थी वॉर। वॉर बहुत इंपॉर्टेंट थी, किस लिए? ताकि लोगों के बीच में नेशनल फीलिंग आ सके। अब नेशनल की फीलिंग अगर आएगी तो वो कैसे अपने देश के लिए फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वॉर हो, वॉर का होना बहुत ज़रूरी था। तो इनको तो ये मौके की तलाश में थे, तो इन्होंने इसको ग्रैब किया और डेनमार्क के ऊपर अटैक कर दिया। जब डेनमार्क पे अटैक किया तो ऑस्ट्रिया का भी सेम मोटिव था, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि पुरशिया जो जर्मनी है वो उसका लीडर मैं बनूं। तो दोनों ने मिलके डेनमार्क को हरा दिया, क्योंकि डेनमार्क हो गया था ग्रीडी उन दो एरियाज को अपने साथ मिलाने के लिए। लेकिन जब ऑस्ट्रिया आया तो उसने इनके साथ ट्रीटी की ऑटोवन के साथ कि कुछ एरियाज मुझे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है फाइन मैं दे दूंगा। लेकिन ये तो बाद में मुकर गए। अब जब ये मुकर गए तो ऑस्ट्रिया को चढ़ गया गुस्सा। ऑस्ट्रिया ने सेकेंड वॉर जो है इनके अगेंस्ट शुरू कर दी। अब जब ऑस्ट्रिया ने वॉर शुरू की, ये तो ऑलरेडी वेट कर रहे थे कि ऑस्ट्रिया वॉर शुरू करे और मैं लोगों को दिखाऊं कि भाई ऑस्ट्रिया भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, कर सकता है तो हम ही पुरशियंस ही तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि वो 39 जो स्टेट थी, मैंने आपको बोला था कि वो छोटे छोटे राजा चला रहे हैं, तो वो किसी तरह से भी नहीं चाहते थे कि उनकी अथॉरिटी को कोई और क्लेम कर ले। क्लियर जी? तो इसीलिए
ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया गया। अब दूसरी बार वॉर हुई, सेंटिमेंट्स और डेवलप हो गए। अब जैसे यहाँ पे वॉर हुई, कारगिल वॉर हुई, आप लोगों को याद होगा, आपने स्टोरी सुनी है, मूवीज देखी है, आती है ना हमारे अंदर फीलिंग कि अच्छा हमारी कंट्री के साथ ऐसा किया, हमारी कंट्री महान है, हमारा देश महान है, आती है ना फीलिंग, हम कैसे किसी से नीचे हो जाएं। तो ये काम हुआ। अब जब ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई हुई तो फ्रांस ने हेल्प की, किसकी? पुरशिया की। अब फ्रांस ने भी यही कहा कि भाई मुझे क्या दोगे इसके बदले में, ऐसा करो मुझे नीदरलैंड का थोड़ा सा पार्ट दे दो। तो ऑटवन ने कहा ठीक है, पहले मेरी लड़ाई में हेल्प कर, फिर देखते हैं, तेरे को दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ऑटवन ने फिर मुकर गए। अब ऑटवन के मुकरने का रिजल्ट क्या निकला कि फ्रांस जो है वो गुस्से हो गया। फ्रांस के गुस्से होने के कारण उसने इनके ऊपर अटैक कर दिया और पुरशिया ने फ्रांस को हरा दिया। और हराने के बाद भी नहीं रुका पुरशिया, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ से जब ये तीनों वॉर हार गए ना तो एंड हो गया, पुरशिया जो है वो जीत गया और उसने क्या शुरू कर दिया अपना, दिस इज पीटीज पॉइंट, ओके। तो उन्होंने क्या शुरू करा अपना बनाना, यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब तक जो किंग विलियम 4 हैं इनकी डेथ हो चुकी थी। तो पुरशिया ने मजा चखाने के लिए फ्रांस को कि देखा तू मेरे को बार बार नीचे दबा रहा था ना, कभी पहले दबाता था, कभी बाद में, कभी कुछ, अब बताते हैं तेरे को, तू हमें सप्रेस कर रहा था और हम होते रहे। तो 1857 जनवरी में पुरशिया ने फ्रांस में ही न्यू किंग को अनाउंस किया, वो थे विलियम 1। और ये जो विलियम 1 की जो सेरेमनी हुई वो कहाँ हुई? वर्सेलिस के पैलेस में। उस पैलेस में इन्होंने अपनी ये सेरेमनी की और वहाँ से अपने आप को एक यूनिफाइड कंट्री जो है वो घोषित किया। अब पुरशिया क्या बन गया? हमारा जर्मनी। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? अब यहीं पे ही सुबह सुबह जनवरी 1871, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ पक्का आ सकता है इस बात के ऊपर। तो असेंबली हुई, एक असेंबली जो कि क्या थी? जर्मन स्टेट्स की असेंबली। ये जर्मन स्टेट्स कितनी स्टेट्स हैं? 39। और इनको जो है छोटे छोटे राजा महाराजा रूल कर रहे हैं। इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स आए ताकि इनको इम्पोर्टेंस दी जाए, इनको ये समझाया जा सके कि अगर आप एक हो जाओगे तो किसी भी तरह से आपकी अथॉरिटी हार्म नहीं हो रही है, बस आपका एरिया हमारी टेरिटरी में दिखाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और कौन थे? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ किसके? आर्मी के। तो आर्मी के भी लोगों को इकट्ठा किया गया। आर्मी को ऑटवन ने इतना स्ट्रांग बना दिया था कि ये नहीं कहा जाता था कि जर्मनी की आर्मी है, ये माना जाता था कि जर्मनी है तो आर्मी है, मतलब जर्मनी के बिना उस आर्मी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने जर्मन की यूनिफिकेशन में डिप्लोमेटिक मेजर्स को यूज़ किया, बेटा इन्होंने रेवोल्यूशनरी मेजर्स यूज़ नहीं किए। रेवोल्यूशन में क्या है? बाहर निकलो, लड़ाई करो, इसको मारो, उसको मारो ना। इन्होंने तो दिमाग लगाया कि अगर मुझे पुरशिया बनाना है तो मुझे ऑस्ट्रिया के चंगुल से भी इसको छुड़ाना पड़ेगा और फ्रांस को भी चुप करके बिठाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कभी भी किसी टाइम पे आके मेरे पे अटैक कर देंगे। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन उस हॉल में कौन था? ऑटवन बिस्मार्क। और इन लोगों ने यहाँ पे हॉल ऑफ मिरर्स में, जो पैलेस ऑफ वर्सेलिस के अंदर था, वहाँ पे ये लोग गैदर हुए और यहाँ पे इन्होंने अपना हेड सिलेक्ट किया, कैसर विलियम 1। तो विलियम 1 को पुरशिया का न्यू किंग बना दिया गया और इन्हीं के अंडर ही पुरशिया को या जर्मनी को, आप जो मर्जी समझ लीजिए, इसको यूनिफाई किया गया। तो जर्मनी इनके अंडर ही यूनिफाई हुआ, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो है मेन पावर, डोमिनेंस पावर, पुरशियन स्टेट को डोमिनेट किया, वरना वो स्टेट जिसके ऊपर औरों की भी नज़र थी। और अब इनका ये जो चैलेंज ना किया जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कुछ डिसीजंस लिए। और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में इन्होंने क्या किया? करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया, बैंकिंग की फैसिलिटी ले आए।
यहाँ तक कि इन्होंने ओल्ड पेंशन भी शुरू कर दी थी। एक अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ओल्ड पेंशन भी ये लोग शुरू कर चुके थे। थर्ड पॉइंट आप इसको देख सकते हो। लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई। जर्मन में जुडिशियल सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया और ऐसी सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया गया जो कि एक मॉडल बन सके फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। ऐसी प्रैक्टिसेस को लाया गया। सो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है यहाँ पे, वो है ऑटवन बिस्मार्क। इन्हों के ही डिप्लोमेटिक आइडिया से एक तो किंग बना रहा, दूजा इन्होंने ही जो है वो जर्मनी को यूनिफाई किया, तीसरा इन्होंने ही यूनिफिकेशन के लिए ये समझा कि लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ेंगी और उसमें मैंने अपने आप को बुरा भी नहीं बनाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे आर्मी इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी ताकि मैं बाकियों के अगेंस्ट आर्मी के साथ जीत सकूं। और रूल कौन करता रहा यहाँ पे, पहले विलियम 4 और विलियम 4 की डेथ के बाद विलियम 1। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ और पसंद भी आया होगा। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सोशल सफेयर बाय वनीता को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।